Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? How's your preparation going on? Hope so you all are doing good. Today's video is based on budget and census, but I will discuss all concepts of budget related with economics and which will benefit you for all exams like UPSC and other state PCS exam. आज मैं बजट सिर्फ हरियाणा का बजट या सेंसस नहीं बताऊंगी आपको, बट बजट के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो सब क्लियर करूंगी. आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. और ये वीडियो जो है स्पेशली हरियाणा पीसीएस के लिए नहीं है, अदर एग्जाम्स के लिए भी है, यूपीएससी के लिए भी है, बिकॉज इसमें मैं बजट को पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगी. फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो को अच्छे से सुनिएगा. व्हेन द बजट वर्ड इज केम इन ओरिजिन, बजट का ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इट केम इन मिड 18th सेंचुरी फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ब्यूजेट, जिसका मीनिंग होता है ए लेदर बैग आउट ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ब्रॉट आउट एंड प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. ये फ्रेंच वर्ड से बजट आया है. एंड दिस वर्ड इज यूज टू मीन द एनुअल स्टेटमेंट इन ऑल इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड. तो बजट को एनुअल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 112 फॉर सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बजट नहीं दिया हुआ है, बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसको मेंशन किया गया है. एंड दिस इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिफोर द commencement of every new fiscal year, popularly known as union budget, and same provisions are there for the states also. तो यूनियन लेवल पे बजट पास किया जाता है और स्टेट्स में भी बजट को पास किया जाता है. यूनियन बजट जो है इट इज पास्ड ऑन 1st February ऑफ ईच ईयर एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इन 1921 में क्या था, रेलवे बजट और यूनियन बजट जो है वो कंबाइन था, बट आफ्टर 1921 में एक्वर्थ कमेटी ने इसको सेपरेट कर दिया था. रेलवे बजट और जो यूनियन बजट है इट वाज पास सेपरेटली, बट आफ्टर 2017 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग कमेटी इट इज कंबाइंड अगेन. अब जो है रेलवे बजट और यूनियन बजट को कंबाइंड फॉर्म में पास किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. ओवरऑल बजट में होता क्या है? बजट के अंदर रिवेन्यू होता है एंड कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं. एंड सेकंड थिंग क्या होती है, देयर आर वेज एंड द मीन्स विच आर यूज टू रेज द रिवेन्यू. एंड देयर आर आल्सो द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर कि कितना खर्चा होगा आने वाले साल में और कौन कौन सी स्कीम्स को और कौन कौन सी चीज़ों में एक्सपेंडिचर किया जाएगा. दीज ऑल आर गिवन इन द बजट. एंड इवन जो भी डिटेल एक्चुअली जो रिसीप्ट्स और जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. एंड वट आर द स्टेजेस और द स्टेप्स टू पास द बजट इन द पार्लियामेंट. बजट को 6 स्टेजेस में पास किया जाता है. सबसे पहले बजट को प्रेजेंटेशन किया जाता है उसका. आफ्टर दैट देयर इज अ डिस्कशन ऑन द बजट एंड देन डिफरेंट डिपार्टमेंटल कमेटी उसको स्क्रूटिनाइज करती है, देखती हैं कि बजट में क्या क्या है. एंड आफ्टर दैट क्या होता है, 4th स्टेप में वोटिंग की जाती है फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो कि 26 डेज के लिए की जाती है. एंड 5th स्टेप में क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है उसको पास किया जाता है. एंड लास्ट स्टेज में क्या होता है, पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल को पास किया जाता है और बजट पास कर दिया जाता है. एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि कोई भी अगर मनी विड्रॉ करनी होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक होता है, तो वो एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है, एक लॉ बनाना पड़ता है, तभी उसमें से मनी विड्रॉ हो सकती है. एंड फाइनेंस बिल क्या होता है, इट इज पास्ड टू गिव द इफेक्ट ऑफ ऑल द जितने भी फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आने वाले साल में, तो उसके लिए फाइनेंस बिल पास करते हैं. और जो भी मनी बिल से रिलेटेड कंडीशंस होती है वो सब इसके ऊपर एप्लीकेबल होती है. दिस इज ऑल अबाउट द लेजिस्लेचर एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द बजट. नाउ आई विल डिस्कस हरियाणा बजट एज वेल एज सेंसस ऑफ हरियाणा एंड all the concept based terms I will discuss related with the budget. मैं जो भी टर्म्स बीच में आएंगे उन सबको साथ के साथ बताती जाऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा. हरियाणा बजट 2021 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ पीटी ऑफ HCS एंड इवन फॉर अदर एग्जाम्स. और सभी एग्जाम में बजट से क्वेश्चन आता है, चाहे पीटी हो, मेंस हो और इवन इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बजट पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते. हरियाणा में 2021 में जो बजट है वो कब पास हुआ था,
It is passed on 12th March 2021 and it is presented by the CM of Haryana Manohar Lal Khattar and he also hold the finance minister portfolio भी इन्हीं के पास है, तो इन्होंने ही बजट को पास किया था. नाउ कम टू ये बजट के कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताती हूँ कि ये इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि पेपरलेस बजट जो है पास किया है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. और ये जो इस साल का जो बजट है इसको वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी बजट का नाम दिया गया है. अब हम चलते हैं कि बजट के फैक्ट्स क्या हैं. बजट टोटल बजट जो आउटले है वो कितना है 1,55,645 करोड़ एंड इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 13% इंक्रीज हुआ है ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट. नाउ व्हाट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट. सो रिवाइज एस्टिमेट बेसिकली करंट एस्टिमेशन किया जाता है बजटरी एस्टिमेट का या फिर प्रोविजनल एस्टिमेट जो भी बजट का होता है कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में. मीन्स इट इज़ एन इंटरिम डाटा. बस एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इतना इतना खर्चा होगा या इतना इतना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो उसके लिए रिवाइज एस्टिमेट जो है वो किया जाता है. तो इस साल का जो रिवाइज एस्टिमेट है वो अराउंड 13% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्लियर बजट एस्टिमेट से. एंड इवन जो सीएम है हरियाणा के उन्होंने ये भी कहा है कि जो बजट का जो आउटले है वो अराउंड 25% है एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर के और 75% है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के. नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 सेगमेंट, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल. तो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है जो डेवलपमेंटल पार्ट में आता है वो बेस्ड होता है ऑन जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती है, डैम्स, ब्रिजेस या जो भी रेलवेज और रोड से कंस्ट्रक्टेड जो भी मीन्स ऑल इन्वेस्टमेंट जो भी की जाती है वो सब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर सेगमेंट के पार्ट में आती है. नाउ और इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर. सो इसी तरह प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को भी डिवाइड किया गया है. तो जो भी एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का ऑन द पब्लिक एक्सचेकर से रिलेटेड उसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है. एक तो होता है प्लान एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. सो जो भी जितना भी खर्चा किया जाता है एक्सपेंडिचर किया जाता है इंडिया के अंदर प्लानिंग के नाम पर उसको प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इसके अलावा जो भी खर्चा होता है उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं. बेसिकली क्या होता है जो भी एसेट क्रिएटिंग जो भी एक्सपेंडिचर होता है या जो भी प्रोडक्टिव होता है या प्लान फॉर्म में होता है तो उसको प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर रखा जाता है और उसके अलावा जो अदर एक्सपेंडिचर होते हैं उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं. तो इन दोनों टर्म्स को जो है वो चेंज कर दिया गया था. कौन सी कमेटी ने चेंज किया था. देयर वाज अ कमेटी मेड बाय द एज अ चेयरमैनशिप ऑफ सी रंगाराजन कमेटी. तो सितंबर 2011 में एक कमेटी बनी थी. इसने जो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है इसको नाम दिया था नया एज अ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो भी टर्म्स इससे रिलेटेड होती है प्लान एक्सपेंडिचर से उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में कट मोशन भी किया जाता है. 2005-06 में क्या हुआ था 2 न्यू टर्म्स एडेड हुई थी दैट इज आउटपुट एंड द आउटकम बजटिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी बजट से रिलेटेड. सो जो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर वाली टर्म्स हैं उनको ये न्यू नाम दिया गया था बट इसको बाद में चेंज कर दिया गया था क्योंकि इससे बजट के प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, एडवर्सली इफेक्ट हुआ था. तो उसके बाद दोबारा से इसको रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम दिया गया था. रिवेन्यू क्या आता है कि एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन इन द नेचर ऑफ इनकम. जो भी अर्निंग्स होती हैं या जो भी नेचर ऑफ इनकम से रिलेटेड गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं उस सबको क्या है रिवेन्यू बोलते हैं. इससे कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो है गवर्नमेंट की इंक्रीज नहीं होती. सो देयर इज नो इंक्रीज ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द रिवेन्यू लाइक इन टैक्स इनकम जो होते हैं या फिर नॉन टैक्स इनकम होती है अलॉन्ग विद द जो भी फॉरेन ग्रांट्स होते हैं ये सब जो है रिवेन्यू पार्ट में आते हैं. और नॉन रिवेन्यू क्या होता है इट इज़ द फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन विच इज़ नॉट अ इनकम और अर्निंग. सो इनकम और अर्निंग के अलावा जो भी मनी जनरेशन का पार्ट होता है वो सब नॉन रिवेन्यू में आता है. Another 2 important terms are receipts and revenue receipt. तो receipts क्या होती है जो भी मनी जो है गवर्नमेंट के पास आती है बाय द रिवेन्यू एंड नॉन रिवेन्यू सोर्सेज से उसको रिसीप्ट बोलते हैं एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द टोटल रिसीप्ट्स. और रिवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं
दीज आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट। एक होता है टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। सो जो टैक्स इनकम वगैरह से आती है वो टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, और जो अदर देन टैक्स इनकम से जो भी रिवेन्यू आता है उसको नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं विच आर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट आर, या तो वो रिवेन्यू काइंड में हो या करंट काइंड फॉर्म में हो, तो उन सबको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होती है गवर्नमेंट की, इंटरनल और एक्सटर्नल लोन जो होते हैं उससे रिलेटेड, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। सो ये पीटी और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। और दूसरा क्या होता है? जो भी सैलरीज होती है, पेंशन या प्रोविडेंट फंड जो पेड बाय द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड थिंग इज क्या? सब्सिडीज जो भी होती हैं, जो भी फॉरवर्ड करती है गवर्नमेंट अदर सेक्टर्स को, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर जो भी खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर बनाती है उसका जो भी, वो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। And fifth point is that postal deficit of the government. This is also the part of revenue deficit. And even जो भी law and order expenditure होता है, जो भी पुलिस या पार्लियामेंट्री से पैरामिलिट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो सब जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर ही आता है। एंड इवन जो भी सोशल सर्विस से रिलेटेड, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, हेल्थ के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, अभी सोशल सिक्योरिटी या पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, ये सब जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। एंड इवन जो भी ग्रांट्स जो है गवर्नमेंट जो अदर स्टेट्स को देती है या फॉरेन कंट्रीज को जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, रिवेन्यू डेफिसिट जो है वो हरियाणा का कितना है? इट इज ₹29,193 करोड़। सो ये फैक्ट्स जो हैं ये पीटी में पूछे जाते हैं और इनको आपको मेंस में भी लिखना पड़ता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। इफ द बैलेंस ऑफ टोटल रिवेन्यू रिसीप्ट्स जो मैंने आपको बताया एंड टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, देन इट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। भी टोटल रिवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं और जो भी टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, अगर वो नेगेटिव होता है, दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर नेगेटिव आता है तो उसको रिवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये 1997-1998 से इंडिया में यूज की जा रही है, रिवेन्यू डेफिसिट। इसी तरह रिवेन्यू सरप्लस भी होता है कई बार बजट में। उसमें क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कम कर रही है, देन इट्स रिवेन्यू रिसीट, मतलब जितना उसको रिवेन्यू रिसीट मिल रहा है अगर वो उससे कम एक्सपेंडिचर कर रही है तो उस केस में रिवेन्यू सरप्लस भी हो जाता है बजट में। ऐसा होता है तो उसको उस फिस्कल पॉलिसी को अच्छा माना जाता है गवर्नमेंट के लिए। सो इट इज कॉल्ड एज द गुड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा में कितना दिया गया है? ₹85 करोड़, मीन्स 8,585 करोड़ है, इसको याद कर लीजिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट, हेल्थ के लिए कितना एलोकेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने? ₹7,731 करोड़ दिया है, जो कि 20.2% ज्यादा है अर्लियर रिवाइज एस्टिमेट आउटले से। एंड अदर पॉइंट इज दैट कि जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो एम है 2022 तक, उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कितना फंड दिया है? ₹6,110 करोड़। एंड एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के लिए कितना दिया है? ₹1,225 करोड़। और फिशरी के लिए 125 करोड़ दिया है। तो ये सब फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा, कोई भी इसमें से पीटी एग्जाम में आ सकता है। Now I will discuss some of the important schemes which are came in this budget of Haryana 2021. So सबसे पहले स्कीम है किसान मित्रा योजना। So ये स्कीम क्या है? इसमें जो फार्मर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, कैसे? थ्रू मल्टीपल सर्विसेज दी जाएंगी, लाइक कैश विड्रॉल सर्विसेज, या उनको कैश डिपॉजिट करने से रिलेटेड फैसिलिटी दी गई है। एंड इवन बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं, पिन चेंज करा सकते हैं, अपनी मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, या लोन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ये सारी चीज़ें जो है स्कीम में आ जाती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्कीम इज पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड। इट इज रिलेटेड विद द लाइफ स्टॉक फार्मर्स बाय द डिफरेंट बैंक इन द स्टेट। सो अलग अलग बैंक ने पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किए हैं लाइफ स्टॉक फार्मर्स के लिए। नाउ थर्ड स्कीम इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना।
सो ये किससे रिलेटेड है? ये भी लाइफ स्टॉक एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस से रिलेटेड है। कोई भी इंश्योरेंस अगर इससे रिलेटेड लाइफ स्टॉक से है तो वो इस स्कीम के अंडर आता है। नाउ नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका मीनिंग क्या है कि जो फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 के लिए, एंड इसमें क्या है, फिश फार्मर्स को इंक्लूड किया गया है स्कीम में। सो इसमें गवर्नमेंट ने जो है प्रपोज किया है कि वो डेवलप करेगी अराउंड 1090 हेक्टेयर्स ऑफ सेलाइन अफेक्टेड एरिया को और 5000 हेक्टेयर ऑफ फ्रेश वाटर एरिया टू डबल द फिश फार्मर्स इनकम। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बजट इज गवर्नमेंट ने अराउंड 6000 एनुअली फिश फाइनेंशियल जो भी असिस्टेंस है वो देने के लिए बोला है। कौन सी फैमिलीज को? जिनकी इनकम जो है वो 1.80 लाख पर ईयर है और जिनकी होल्डिंग्स जो है, जिनके पास लैंड होल्डिंग है वो अप टू 5 एकर्स है पर फैमिली। सो उनको जो है एनुअली हर साल ₹6000 दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 1000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएंगी बाय मार्च 2022। एंड नेक्स्ट इज द टू इंस्टॉल 100 कॉम्प्रेस बायोगैस जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे एंड बायोमास प्लांट लगाए जाएंगे फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रॉप रेजिड्यू। एंड नेक्स्ट वन इज ₹22,000 दिए जाएंगे शेड्यूल कास्ट इंडिविजुअल्स को, ताकि वो अपनी जो भी केसेस हैं उसके ऊपर एक्सपेंसेस जो हैं वो कर सके, लाइक रिलेटेड टू उनकी प्रॉपर्टी से या एग्रीकल्चर से कोई भी उनको अगर कोई प्रॉब्लम है या रिजर्वेशन से या रेंट से, तो उनके लिए उनको लीगल एड स्कीम के थ्रू 22,000 जो है वो दिए जाएंगे। एंड नाउ नेक्स्ट स्कीम इज ओल्ड एज सम्मान अलाउंस इज रेज टू 2500 पर मंथ जो है वो अप्लाई की गई है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से। तो देर इज द इंक्रीज इन द अलाउंसेस फॉर द ओल्ड एज पीपल। सो नए 3 IIT स्टार्ट किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? फरीदाबाद में, इंद्री में, करनाल में, सिरसा में। एंड इवन अराउंड 50,000 जॉब्स दी जाएंगी यूथ्स ऑफ हरियाणा को प्राइवेट सेक्टर में 2021 से 2022 तक। और 700 करोड़ जो है वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एलोकेट किए गए हैं, विच इज बेस्ड ऑन द लर्निंग इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स में। सो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए उसके लिए 700 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 192 करोड़ रुपीज दिए गए हैं फॉर क्वालिटी एजुकेशन के लिए। एंड इवन देर इज अ स्कीम फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इन करनाल विच इज नेम्ड आफ्टर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सो इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा कहाँ पर? करनाल में। नेक्स्ट स्कीम इज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना हरियाणा में अराउंड 20,000 हाउसेज बनाए जाएंगे इन हरियाणा हाउसिंग बोर्ड्स में। एंड नेक्स्ट वन इज सक्षम युवा योजना ऑफ हरियाणा। दिस स्कीम में क्या किया जाएगा? जो अनएम्प्लॉयड हैं यूथ्स इज अराउंड 8.36 लाख अनएम्प्लॉयड जो हैं वो किस एज कैटेगरी में? अराउंड 18 to 60 ईयर्स तक, और 20 to 35 ईयर्स तक के जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको स्किल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है हरियाणा का? इट इज अराउंड 87,733 करोड़। नाउ नेक्स्ट वन इज हर खेत स्वस्थ खेत। इस स्कीम में क्या किया जाएगा? जो सॉइल हेल्थ है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा एंड इवन जो क्रॉपिंग चॉइसेस हैं वो फार्मर्स को दी जाएंगी कि वो अपनी सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। एंड नेक्स्ट स्कीम इज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान। जो ये है ये CM मनोहर लाल खट्टर ने स्कीम को स्टार्ट किया है और इसका मेन टारगेट है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है अराउंड 2 लाख फैमिलीज का हरियाणा में इस स्कीम के अंडर। So this is all about the budget concept and budget of Haryana. Now I will discuss census part of Haryana. And before starting the census facts, I am telling you some history of census. As the census is the process of collecting and compiling and even analyzing the demographic data which is based on social, cultural and economic data to all persons in the country. So this is the definition of सेंसस एंड इट इज कंडक्टेड एवरी 10 years इंटरवल। सो ये हर 10 साल के बाद की जाती है। सो बहुत सारी कंट्रीज में होती हैं और इंडिया में भी सेंसस की जाती है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द वेरी प्राउड हिस्ट्री रिलेटेड विद द सेंसस। इवन अर्लीस्ट जो लिटरेचर है लाइक ऋग्वेदा उसमें भी थोड़ा सेंसस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है एंड इट इज एक्सप्लेन दैट इट इज वन काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज देयर ड्यूरिंग द 800 to 600 BC में भी हुआ था।
इवन जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें भी ये लिखा है कि अराउंड 321 से 296 बीसी में सेंसस के ऊपर स्ट्रेस किया गया था और ये बोला गया था कि स्टेट पॉलिसी बनाई गई थी कि पर्पस ऑफ टैक्सेशन के लिए सेंसस किया जाए। इवन मुगल किंग जो अकबर थे उन्होंने भी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है जो आईने अकबरी, उसमें पॉपुलेशन को काउंट करने का जो डाटा है वो दिया गया है। इवन इंडस्ट्री, वेल्थ और रिलेटेड सारी चीजें दी गई हैं। सो एंशिएंट टाइम में जो रोम कंट्री में भी सेंसस किया जाता था। एंड इवन पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस में इंडिया की हिस्ट्री में और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इन सब टाइम पे सेंसस को टाइम टू टाइम किया जाता था कंडक्ट। मेनली जो सेंसस है वो कंडक्ट हुई थी फर्स्ट टाइम सीरियसली बाय जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने इलाहाबाद में 1824 में सेंसस स्टार्ट की थी और बनारस में 1827 से 28 में उन्होंने सेंसस स्टार्ट की थी। और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो इंडियन जो सिटीज है वो 1830 में हुई थी और किसने स्टार्ट की थी? हेनरी वोल्टर ने, और ढाका में की थी ये सेंसस। और मेनली जो सेंसस है इंडिया की वो सेंसस ऑफ 1881 जो है उसको हम ऑफिशियली मानते हैं, जो कि स्टार्ट की थी डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन ने, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया दैट टाइम। आफ्टर दैट 1891 में सेंसस हुई, फिर 1901 में हुई, 1911 में हुई, फिर 1921 में हुई। सो ऐसे ही हर 10 साल के इंटरवल के बाद सेंसस होती है। तो इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद बोर कमेटी आई थी, वो भी उन्होंने भी बहुत सारे प्लान्स बनाए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेंसस। एंड इवन दिस देयर वाज अ एक्ट वाज फॉर्म्ड व्हिच इज नेम्ड एज द पॉपुलेशन एक्ट ऑफ 1948, आल्सो नोन एज सेंसस एक्ट ऑफ 1948। इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थी वो कब कंडक्ट हुई थी? 1951 में, एंड इट वाज द 7th सेंसस। और उसके बाद कंटिन्यूसली हर 10 ईयर्स के बाद सेंसस हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेंसस। नाउ कम टू सेंसस ऑफ हरियाणा। सो हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? इट इज अराउंड 2,53,51,462, जो कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 2.09% है। नाउ सेकेंड इज डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है हरियाणा का? इट इज 19.90%। सो ये इंडिया के डिकेडल ग्रोथ से ज्यादा है और इंडिया का कितना है? 17.7%। सो मैं आपको हरियाणा और इंडिया का दोनों का कंपैरिजन बताऊंगी, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ना कम टू मेल पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, अराउंड 1,34,09,734 है, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 2.17% है। और फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? इट इज अराउंड 1,18,56,728, जो इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 2.02% है। और रूरल पॉपुलेशन, इंडिया की टोटल रूरल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? हरियाणा में 1.98%। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछते हैं कि कितना परसेंट है रूरल पॉपुलेशन हरियाणा का इंडिया की रूरल पॉपुलेशन के। और अर्बन पॉपुलेशन कितना है? 2.34% है। नाउ कम टू पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हरियाणा। तो कितनी है? 573 है, विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडिया। सो इंडिया की कितनी है? 383 है, और अराउंड 382 पॉपुलेशन डेंसिटी है। एंड सेक्स रेशियो कितना है हरियाणा का? इट इज 879, जो कि इंडिया से बहुत कम है। इंडिया का कितना है? 943 है। और रूरल में कितना है रेशियो? इट इज 882। ये भी इंडिया के रूरल पॉपुलेशन के सेक्स रेशियो से बहुत कम है, तो इंडिया का कितना है? 949 है। एंड अर्बन सेक्स रेशियो कितना है हरियाणा का? 873 है, और इंडिया का कितना है? अराउंड 929 है। सो ये भी बहुत कम है। सो लिटरेसी रेट हरियाणा का कितना है? इट इज 75.55%, जो कि इंडिया के ओवरऑल लिटरेसी रेट से बहुत ज्यादा है। इंडिया का 73% है और हरियाणा का 75.55% है। नाउ कम टू मेल लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा। सो मेल लिटरेसी रेट कितना है? 84.06% है, विच इज आल्सो ग्रेटर देन ऑफ इंडिया। में कितना है मेल लिटरेसी लेवल? 80.9% है। एंड फीमेल लिटरेसी लेवल ऑफ हरियाणा कितना है? 65.94% है, जो भी इंडिया के लिटरेसी लेवल से ज्यादा है फीमेल के। इंडिया में इट इज अराउंड 64.6% है ओवरऑल, और हरियाणा का है 65.94%। नाउ कम टू चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इट इज अराउंड
33,80,721 and which is about 2.06% of India's child population. So हरियाणा में इंडिया की चाइल्ड पॉपुलेशन का 2.06% पार्ट है. एंड नाउ कम टू चाइल्ड सेक्स रेशियो. कितना है हरियाणा का? इट इज 834 विच इज लेस देन दैट ऑफ इंडिया. इंडिया का जो है वो 919 है सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो. नाउ कम टू टॉप 3 लिटरेसी वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हरियाणा में. मीन्स लिटरेसी वाइज सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट का है. सो नंबर 1 पे आता है गुरुग्राम, नंबर 2 पे आता है पंचकुला एंड नंबर 3 पे आता है अंबाला. सो ये आप लर्न कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. नाउ कम टू टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मेल लिटरेसी वाइज. सो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मेल का लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा हाई है. नंबर 1 रिवारी, नंबर 2 पे है गुरुग्राम एंड नंबर 3 पे है महेंद्रगढ़. और टॉप 3 फीमेल लिटरेसी वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं. नंबर 1 जींद, नंबर 2 गुरुग्राम एंड नंबर 3 इज अंबाला. नाउ कम टू बॉटम पार्ट. सो सबसे कम लिटरेसी वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सी है ओवरऑल हरियाणा में. नंबर 1 पे है मेवात, उसके बाद है फतेहाबाद, देन सिरसा. और बॉटम 3 मेल का सबसे कम लिटरेसी रेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है. अगेन मेवात है, देन दादरी, देन फतेहाबाद. नाउ इन केस ऑफ फीमेल लिटरेसी बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है. मेवात है, सो बॉटम में सब में मेवात है लिटरेसी में. एंड सेकेंड इज पलवल एंड थर्ड इज फतेहाबाद. नाउ हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट का है. सो मेवात का सबसे ज्यादा है. यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है और सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा हाई है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा. एंड सेकंड नंबर पे है फतेहाबाद एंड थर्ड पे है रेवाड़ी. नाउ कम टू लोएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट वाइज. सो किसका है. नंबर 1 है दादरी, सबसे कम दादरी का है, देन गुरुग्राम, देन सोनीपत. नाउ कम टू पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है. सो नंबर 1 इज फरीदाबाद, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है हरियाणा में यहाँ. नंबर 2 पे गुरुग्राम आता है एंड नंबर 3 पे पानीपत आता है. और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है. मीन्स बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़ा एरिया वाइज जो है वो डिस्ट्रिक्ट है लेकिन उसमें लोग जो है वो कम रह रहे हैं. सो उसको क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी. सो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है. नंबर 1 सिरसा, नंबर 2 भिवानी एंड नंबर 3 इज फतेहाबाद. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कितनी है हरियाणा में. इट इज अराउंड 20.17% है टोटल पॉपुलेशन का स्टेट के. सो ये परसेंटेज याद कर लीजिएगा. और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है हरियाणा के अंदर. इट इज 2.54%. सो दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है. और हरियाणा के अंदर अराउंड 37 नोटिफाइड शेड्यूल कास्ट है और यहाँ पे कोई भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट. So friends, this is all about the budget, overall budget detail and census detail along with the हरियाणा का budget and census. So आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम में. और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, इन कमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस द इकोनॉमी पार्ट ऑफ हरियाणा एंड मेजर मिनरल और इंडस्ट्री पार्ट को मैं कवर करूंगी. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो कीप वॉचिंग एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज और लाइक, शेयर एंड कमेंट. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप इन वीडियोज को देख पाएंगे, नहीं तो आपकी वीडियो स्किप हो जाएंगी. एंड सभी नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल से प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन ऑन द यूट्यूब चैनल. कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.